तो ये सारी चीज़ों को ध्यान, और ये अच्छा आपने एक बोला कि अब शायद हमको एक नए सिरे से रीओरिएंटेशन, मैं उसे कहूँ कि आपको एक बिल्कुल नए नज़रिए से पूरी चीज़ों को देखना होगा, पुरानी सारी चीज़ों को भुला के या हटा के, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अगर हम उसी की तुलना में रहेंगे तो शायद हमेशा एक गलत पिक्चर देखते नजर आएंगे। डीके जोशी सर, अब अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं यहां से, कि इस वक्त अगर हम बात करें तो फेस्टिव सीजन में हम खड़े हुए हैं, ठीक है, जहां पर एक अच्छी डिमांड हम देख सकते हैं, देख भी रहे हैं, शायद आगे चलते हुए नंबर्स में हमें दिखाई दे। दूसरी तरफ जो हमारा मानसून है थोड़ा पैची सा है, मतलब कहीं बहुत पानी है, कहीं नहीं है, और उसके सोइंग लेट हो रहे हैं, कई जगह फसल खराब हो गई है। ये सब भी है तो रूरल डिमांड पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स मिला के एकदम रीसेंट अगले क्वार्टर की या उसके अगले क्वार्टर की क्या तस्वीर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बनाएंगे? और एक्सटर्नल फैक्टर तो अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनली ये दो हमारे लिए बड़े ड्राइवर हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो खासकर कृषि क्षेत्र के लिए जो जिस तरह का मॉनसून ओवरऑल तो नॉर्मल है, बट इंटरनली काफी अब नॉर्मल है। एक्सेस रेन और डेफिशिएंसी दोनों का मिश्रण है इस बार। और खासकर इस साल जो क्रॉप इम्पैक्टेड है और एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड है वो राइस है, और वो हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। पहले ही वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं और राइस के प्राइसेस भी अभी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि लोग मार्केट प्लेयर्स सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इसकी थोड़ा सा प्रोडक्शन में थोड़ा शॉर्टफॉल आएगा। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ने की हमने अभी बात की, ये अभी भी यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं है। ये अर्बन सेंट्रिक ज्यादा है, ये रूरल इकोनॉमी में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं रही है। रूरल में एफएमसीजी के रिजल्ट्स आए थे तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कमजोर दिखाई दी थी, वैल्यू ग्रोथ ज्यादा थी क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके थे। साथ साथ अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड है नरेगा की। रूरल एरियाज में वेजेस फ्लैट हैं, तो रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। और अर्बन में क्योंकि जो सर्विसेज में रीबाउंड आया है, ये ज्यादातर 2/3 जो सर्विसेज हैं, ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, ये अर्बन एरियाज में होती हैं। तो ये इसका बेनिफिट ज्यादा अर्बन इकोनॉमी को मिल रहा है और बजाय रूरल इकोनॉमी के। और साथ साथ महंगाई की दर जो है रूरल इकोनॉमी ने ज्यादा फेस की, महंगाई की दर ज्यादा ऊपर थी अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले। तो ये एक तरह से थोड़ा लॉपसाइडेड सी रिकवरी कंजम्पशन में दिखाई दी। और खासकर जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स का जो कंजम्पशन आइटम्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हो गए या एंट्री लेवल कार्स हो गए, इनमें उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी हाई इनकम कैटेगरीज में है। तो ये एक तरफ से बैकड्रॉप है आप जो फेस्टिव सीजन में एंटर कर रहे हैं उसका। फेस्टिव सीजन में जनरली पुश मिलता है, और मेरा मानना यह है कि जो रिकवरी आपकी सर्विसेज में दिखाई दी है वो अभी और आगे पूरे साल, इस साल की ग्रोथ स्टोरी में उसका एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगले क्वार्टर में भी वो दिखाई देगी। और फेस्टिव सीजन के कारण थोड़ा सा डिमांड को सपोर्ट मिलेगी। महंगाई की दर भी धीरे धीरे नीचे आ रही है, अभी भी अनकंफर्टेबली हाई है जैसे कि गवर्नर साहब कह रहे थे, पर फिर भी थोड़ा वो काबू में आ रही है। तो ब्रॉडली मैं ये कहूंगा कि कंजम्पशन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। उतनी ग्रोथ शायद नहीं दिखाई देगी अब जितनी हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखी, क्योंकि अब बेस इफेक्ट भी किक इन करेगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ की मुझे इस फेस्टिव सीजन में एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर हाँ, मतलब मॉडरेट इंप्रूवमेंट अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि जैसा अभी हम सभी बात कर रहे थे कि रूरल इकोनॉमी में लोअर इनकम कैटेगरीज में कैसे इनकम्स बढ़ती हैं, कैसे इनकम जनरेट होती है, वो भी इसको डिटरमिन करेगा कि ओवरऑल कंजम्पशन जो पुश है वो ब्रॉड बेस्ड रहती है कि नहीं। और जैसा कि अभी अनिल पद्मनाभन साहब कह रहे थे कि ये फूड सब्सिडी प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं, कितना करेगा। अब वीट के स्टॉक्स हमारे जस्ट मतलब एकदम जितने चाहिए उतने हैं, पर राइस के थोड़ा अभी इम्प्रूव्ड सिचुएशन है। पर जैसी स्थिति उभर के आ रही है तो सरकार थोड़ा सा इसको कॉशियसली अप्रोच करेगी, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये टेपर होता जाएगा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग दिखाई नहीं दे रही। अगर हम रीसेंट की बात करें अतुल जोशी साहब, तो कैसे एक संतुलन की स्थिति सधेगी? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन
धीरे धीरे कंट्रोल जरूर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे भी निर्भर कर रहा है। ऑयल प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, ग्लोबल सिनेरियो हमारे हाथ में नहीं है, चीन और ताइवान के बीच की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस दिन वो तनाव थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नोबडी नोज। एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है जो कि खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ ये है कि आपको ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है। अब ठीक है, आपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना एक मजबूरी है, ठीक। आरबीआई एक संतुलन साधने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ये संतुलन किस तरफ झुकेगा? मतलब एक तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसमें संतुलन साधते हुए नजर आएंगे? अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट जो हम देखते हैं कि क्यों इतना बड़ा क्यों, तो ग्लोबल फैक्टर्स उसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। कि ग्लोबल फैक्टर्स जैसे ही वॉर चालू हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि आरबीआई की जो ट्यून थी वो थी बैलेंस्ड बिटवीन ग्रोथ और इन्फ्लेशन, वो दोनों को साथ में लेके चल रही थी आरबीआई। और सडनली उन्होंने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया और सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर आ गए। और इन्फ्लेशन जो प्राइजेस इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि उसकी रीडिंग नीचे आ रही है, वो इसके लिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कम हो रही है, ना कि इसकी वजह से कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, क्योंकि आरबीआई के हाथ की बात नहीं, ये सप्लाई साइड इश्यूज है। तो आरबीआई को अब ये सोचना है कि मेरी जो इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ाई है अभी तक, उसकी इफेक्ट क्या हो रही है। तो इसके लिए मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा। अगर हम देखें कि जितनी बैंक्स हैं उनकी जो पर्सनल लोन्स है, जैसे कि हाउसिंग लोन्स हो गई, व्हीकल लोन्स हो गई, पर्सनल लोन्स हो गई, वैसे एनबीएफसी है जिन्होंने पर्सनल लोन्स दिए इंडिविजुअल्स को दिए हैं, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों को अगर हम मोटा मोटी अगर हम टोटल मार लेते हैं कि कितने लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने लोन लिया है, चाहे किसी भी कारण हो, चाहे गोल्ड के लिए हो, घर के लिए हो, व्हीकल के लिए हो, किसी भी लिए हो, 33 करोड़ लोगों ने बाय एंड लार्ज ये लोन्स लिए हैं। तो अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि 170 बेसिस पॉइंट्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो उनकी आमदनी कितनी कम हो जाएगी जो कंजम्पशन के लिए उन्होंने रखते थे। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ईएमआई बढ़ गई, ईएमआई बढ़ी लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे। और यही चीज है वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से इफेक्ट में आ चुकी है जुलाई से। तो जुलाई के अगर हम नंबर देखें रिटेल सेल्स के, खास करके 2 व्हीलर्स के या 4 व्हीलर्स के, तो 10 to 12% उसमें ऑलरेडी कमी आ चुकी है रिटेल सेल्स। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे आरबीआई को अब तो ये क्वेश्चन है ही है कि थोड़ा पॉज कर ले, देखिए कि कंजम्पशन कहां जा रहा है। पास्ट में क्या था, आज से 5 साल पहले इतने लोगों ने बोरोइंग नहीं की थी। हम बैंक की क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंकों ने क्या एक्चुअली इंडस्ट्री को लोन दिए हैं या इन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडिविजुअल्स को दिए हैं। वो सेकंड लेवल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको दिखता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो इतनी नहीं है बैंकों की, इंडिविजुअल्स में है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर हम अच्छी तरह से पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो आरबीआई को मेरे ख्याल से थोड़ा पॉज करके देखना चाहिए कि क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे विंटर सेट होगा यूरोप में, काफी सारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कंजम्पशन कहां जा रहा है। मेरे ख्याल से कंजम्पशन बीटिंग हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से और आंकड़ा जीडीपी का काफी नीचे आ सकता है। आरबीआई 7.2% के नीचे आना चालू कर देगी नेक्स्ट अनाउंसमेंट की मैं राह देखूंगा। ओके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर